गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब ये वीडियो देख रहा है। दिस इज आनंद रैकवार फ्रॉम पारस एजू वर्ल्ड। बेटा, प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि मनी चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उसमें बार्टर सिस्टम क्या था, उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज थी, फिर मनी का इन्वेंशन क्यों हुआ और उन्होंने किस तरह बार्टर सिस्टम में जितनी भी डिफिकल्टीज थी उसको सॉर्ट आउट कर दिया। दैट इज फंक्शंस ऑफ मनी। अब आज की क्लास में हमें दो टॉपिक देखना है, एक तो टाइप्स ऑफ मनी और दूसरा मनी सप्लाई। तो अब हम शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मनी। सर, मनी के भी टाइप्स होते हैं? हाँ। अच्छा सर, समझ गए। 50 का नोट, 100 का नोट, सिक्के, यही सब टाइप्स ना? हाँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, माइक्रो माइंड लेके। हो गई तुम्हारी तो पढ़ाई। देखिए भाई, टाइप्स ऑफ मनी मेनली 4 टाइप्स की होंगी। पहला है आपका फिएट मनी, दूसरा है फिड्यूशियरी मनी, तीसरा है फुल बॉडीड मनी और डी लास्ट नंबर का है क्रेडिट मनी। 4 टाइप की मनी है जो हमको देखना है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिएट मनी। तो लिखेंगे आप लोग मेरे साथ, इट रिफर्स टू द मनी which issued by government or the authority of government। तो फुल बॉडीड ऑफ मनी का मीनिंग क्या हुआ? ऐसी मनी जो गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट की अथॉरिटी, सर गवर्नमेंट की अथॉरिटी जैसे आरबीआई, ठीक। तो या तो गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट की अथॉरिटी मतलब आरबीआई ने इशू करी है, तो ऐसी मनी को हम क्या बोलते हैं? फिएट मनी। एग्जांपल में आपके जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं एंड जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सभी कुछ काय में कवर होते हैं? फिएट मनी में। क्योंकि करेंसी नोट्स हो या कॉइन्स हो, दोनों ही या तो गवर्नमेंट या फिर आरबीआई इशू करती है। तो ऐसी मनी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फिएट मनी, ठीक। दूसरे नंबर पे आता है आपका फिड्यूशियरी मनी। तो इसमें लिखेगा, इट रिफर्स टू मनी which is used as exchange because of trust between payer and पे। तो फिड्यूशियरी मनी क्या है? फिड्यूशियरी मनी मतलब ऐसी मनी नहीं जो गवर्नमेंट ने इशू करी है। ये तो वो मनी है जो कैसे चलती है? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट चलती है। किनके बीच में? पेयर और पेई के बीच में। एग्जांपल के लिए जैसे हमारे जितने भी चेक्स होते हैं, अब चेक्स कोई मनी थोड़ी ना है, चेक में तो मनी की अमाउंट लिखी जाती है, पर फिर भी एज अ एक्सचेंज वो यूज होता है ना। तो हमारे जितने चेक्स हुए या फिर हम कह सकते हैं हमारे बैंक ड्राफ्ट हुए, उन सबको हम क्या बोलते हैं? फिड्यूशियरी मनी। तो ये कैसे चलती है? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट चलती है, एज एन एक्सचेंज बिटवीन पेयर एंड पे। फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी में लिखिएगा, इट रिफर्स टू द मनी of which
money value is equal to its commodity value। फुल बॉडीड मनी मतलब क्या है, उसमें लिखा है कि मनी वैल्यू, ऐसी मनी जिसकी मनी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? इट्स कमोडिटी वैल्यू। मतलब सर, मतलब ये कि वो मनी जिस कमोडिटी से बनी है उस कमोडिटी की वैल्यू और उस मनी जो प्रिंटेड अमाउंट है उसकी वैल्यू अगर दोनों इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? फुल बॉडीड मनी। एग्जाम्पल, जैसे जो ब्रिटिश टाइम था तो उस ब्रिटिश टाइम में जो 1 रुपए का कॉइन था वो सिल्वर से बनता था, सिल्वर की मेटल से बनता था। तो 1 रुपए के कॉइन बनने में सिल्वर मेटल जितनी क्वांटिटी में यूज की जाती थी, उस सिल्वर की क्वांटिटी को अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है वो भी कितने रुपए रहती थी? 1 रुपए ही रहती थी। इसीलिए कहा है कि फुल बॉडीड मनी मतलब ऐसी मनी जिसकी मनी वैल्यू मतलब उस पर जो प्रिंट अमाउंट है दैट इज 1 और उसकी कमोडिटी वैल्यू यानी उस सिल्वर की वैल्यू दोनों क्या हो? इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फुल बॉडीड मनी। तो इसका फॉर्मूला भी हमारा बन जाता है कि फुल बॉडीड मनी क्या हुई? ऐसी मनी जिसकी मनी वैल्यू क्या हो? इक्वल हो। किसके इक्वल हो? उसकी कमोडिटी की वैल्यू के इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फुल बॉडीड मनी। अब हम देखते हैं क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी means it refers to money of which money value is more than its कमोडिटी वैल्यू। तो फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी दोनों में डिफरेंस केवल किस चीज का है? इक्वल टू और मोर देन का। किसके कंपैरिजन में? मनी वैल्यू और उसकी कमोडिटी वैल्यू के। मतलब अगर हमारी मनी की वैल्यू वो मनी जिस भी मेटल से बनी है या जिस भी कमोडिटी से बनी है उससे ज्यादा अगर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी। एग्जाम्पल के लिए हमारे 10 रुपए का कॉइन, अगर 10 रुपए के कॉइन की हम बात करें तो 10 रुपए का जो कॉइन है उस कॉइन में जो मेटल यूज हुई है, ऑब्वियस सी बात है उस मेटल की जो कीमत है वो 10 रुपए नहीं है, बट उसमें 10 रुपए प्रिंट है तो वो 10 रुपए में चल रही है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 10 रुपए का कॉइन है वो 10 रुपए में देखो मनी वैल्यू 10 रुपए पर उसकी कमोडिटी की वैल्यू इतनी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर कमोडिटी की वैल्यू मनी वैल्यू से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? सोचो, अगर 10 रुपए का कॉइन जिस कमोडिटी से बना है वो कमोडिटी 10 रुपए से ज्यादा बिक रही होगी, तो मैं तो सारी जो भी 10 रुपए के जितने भी कॉइन है सबका कलेक्शन करूंगा, उसको मेल्ट करूंगा और किलो के भाव से बेच दूंगा, वो 10 रुपए से ज्यादा कमा लूंगा। अगर कमोडिटी की वैल्यू उस पर प्रिंटेड जो वैल्यू है उससे ज्यादा हुई तो। ठीक है, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट भी हमसे ज्यादा समझदार है, तो कमोडिटी की वैल्यू हमेशा कम रहती है और मनी की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहती है। तो ऐसी मनी को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी बोलते हैं। तो इसके सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन क्या? कमोडिटी वैल्यू। ठीक, तो ये हमारे फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी यहाँ पे दोनों कंप्लीट होते हैं। ठीक, तो इस तरह से टाइप्स ऑफ मनी में मेनली 4 टाइप्स की मनी है: फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी। आपको एग्जाम में बस ये 4 ही पढ़ना है, 4 ही पूछेंगे। सर किस तरह से पूछेंगे? देखो बेटा, या तो ये 1 नंबर में आपसे पूछ लेंगे, या टाइप्स आएंगे तो 2 नंबर 4 नंबर ऐसे भी आ जाए, या फिर आपको करेंसी के इस तरह सिंबॉलिक फॉर्म दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन रख देंगे कि बताइए वो कौन सी मनी। एग्जाम्पल के लिए आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि मनी वैल्यू इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू और फिर 4 ऑप्शन दे देंगे विच टाइप ऑफ मनी इज इट। तो फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, तो वो आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं और हम इस चैप्टर के अब लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज मनी सप्लाई। पहले लिखेंगे अपन मनी सप्लाई, इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक
of money held by people, which is circulated in a country at a particular point of टाइम। ये तो लिखा हमने मनी सप्लाई का मीनिंग। तो मनी सप्लाई में आप देखिए कितनी सारी चीज है। सबसे पहले तो आया स्टॉक ऑफ मनी, दूसरा हेल्ड बाय पीपल, तीसरा जो सर्कुलेट हो रही है, और चौथा सर्कुलेट भी कैसे हो रही हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मनी सप्लाई। मतलब ये कि एक कंट्री में लोगों के पास जितना भी पैसा रखा है वो पूरा पैसा जो सर्कुलेट हो रहा है उस कंट्री में, उसे हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। अब सवाल ये आता है कि कंट्री में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, पब्लिक कितना पैसा चला रही है, ये कैसे मेजर करेंगे, ये पता कैसे चलेगा, तो हम वही देखने वाले हैं। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, कि कंट्री में कितना पैसा कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, उसे हम कैसे देखेंगे, उसके मेजरमेंट। तो अगर हम टोटल मेजरमेंट्स की बात करें तो मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 मेजरमेंट होते हैं, जिसे बोलते हैं M1, M2, M3, M4। ये 4 मेजरमेंट हैं, लेकिन सीबीएसई सिलेबस में केवल M1 को कवर किया है, इसलिए हम केवल और केवल M1 यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो M1 का मतलब क्या होता है, M1 इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। ये 3 चीजें मिल जाए तो हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई को मेजरमेंट का M1 वाला मेजर बोलते हैं। अब ये 3 चीजें क्या है, सबसे पहले C, तो यहां हम देखते हैं हियर C मतलब क्या है, C मतलब है करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पीपल। पब्लिक ने जितना भी करेंसी नोट्स और कॉइन्स अपने पास रखे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सी। ये तो करेंसी और नोट सी, करेंसी कॉइन्स और नोट सी में कवर हो गए। उसके बाद आता है डीडी। डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, विथ कॉमर्शियल बैंक्स ऑफ, कि पब्लिक का जितना भी डिमांड डिपॉजिट है वो जो कॉमर्शियल बैंक में जमा है उसे हम क्या बोलते हैं, डीडी में कवर करते हैं। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट में आता क्या है, तो पहले डिमांड डिपॉजिट का मतलब समझो। तो जितने भी हम लोग हैं, हम कॉमर्शियल बैंक में 2 तरह के डिपॉजिट करते हैं। पहला होता है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब हमने चेक जमा किया, जब मर्जी हो तब हम उस पैसे को अगर निकाल सके, हमने डिमांड की और पैसा तुरंत निकल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। मतलब ऐसा डिपॉजिट जो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम डिपॉजिट करके नहीं रखते, हमारी जब मर्जी होगी तब हम वो पैसा निकाल लेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। जैसे कौन से हमारे अकाउंट्स कवर होते हैं इसमें, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक। दूसरा होता है हमारा टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, मतलब इसमें हम बैंक में पैसा तो जमा करते हैं, पर साथ में हम उनको एक पीरियड बता देते हैं कि 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद ही मैं ये पैसा निकालने आऊंगा, उससे पहले मैं ये पैसा नहीं निकालूंगा। तो ऐसे पैसे को क्या बोला जाता है, टाइम डिपॉजिट। एग्जाम्पल के लिए हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट।
तो वो काय में कवर हो जाता है आपके टाइम डिपॉजिट में। तो डिमांड डिपॉजिट ने इसमें कोई क्या कवर हुआ है, केवल डिमांड डिपॉजिट कवर हुआ है, यानी मेरे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट तो इसमें कवर हो गए, लेकिन मेरी एफडीज वगैरह इसमें कवर नहीं है। तीसरे नंबर का आता है ओडी। अब ओडी का मतलब क्या होता है? ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। अब एक बात पहले तो आप ये जान लें कि आरबीआई के साथ आम जनता डील नहीं कर सकती, यानी आरबीआई के पास जो भी डिपॉजिट कर रहा होगा वो कोई साधारण व्यक्ति तो होगा ही नहीं। तो आरबीआई के पास कौन डिपॉजिट करता है? या सर ये जो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई है इसमें आते क्या क्या है? तो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में 3 कैटेगरी आती है। एक आता है डिमांड डिपॉजिट विथ आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरा आता है डिमांड डिपॉजिट विथ आरबीआई ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और तीसरा आता है डिमांड डिपॉजिट विथ आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट। अब हमको यही देखना है कि डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पीएफआई, पीएफआई मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्या होते हैं? या डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई आईएफआई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्या होते हैं? और डिमांड डिपॉजिट फॉरेन सेंट्रल बैंक, यानी जैसे हमारे यहाँ की सेंट्रल बैंक आरबीआई है, ऐसे ही फॉरेन की भी जो सेंट्रल बैंक होती है वो, और जो फॉरेन की गवर्नमेंट है वो सारी जिन आरबीआई के पास जो पैसे जमा करती है उसको किस पे कवर करते हैं? थर्ड नंबर के पॉइंट में। तो सर इसका मतलब ये है कि फॉरेन गवर्नमेंट जो पैसा जमा कर रही है वो हम कवर करते हैं, और हमारी गवर्नमेंट कहाँ है? हमारी गवर्नमेंट तो कवर ही नहीं हुई है, तो आपकी गवर्नमेंट कवर होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें केवल क्या कवर हो रहा है? देखो ना, मनी हेल्ड बाय पीपल, यानी पब्लिक का पैसा ही यहाँ पे कवर होता है, और कोई सा पैसा यहाँ पे कवर नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट का पैसा या सेंट्रल बैंक के पास जो भी पैसा है वो कोई भी पैसा आपका इस मनी सप्लाई में कवर नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर विदेशी गवर्नमेंट या विदेशी सेंट्रल बैंक ने कोई आरबीआई के पास पैसा जमा किया है तो वो यहाँ कवर हो जाता है। ठीक, अब हमको ये 3 नाम देखने। सबसे पहले पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब आपकी आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई। दूसरा नाबार्ड, नाबार्ड तो सुना ही होगा, आईडीबीआई शायद सुना हो शायद नहीं सुना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सर इनके फुल फॉर्म भी लिख दो ना। लिख तो दूंगा मैं बेटा, पर एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केवल ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और केवल आईडीबीआई नाबार्ड लिखने जरूरी है, उसके बाद इसके अंदर के लिखने जरूरी नहीं है। ठीक, अब दूसरी बात करता हूं मैं। ये तो आपने देखा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन आता है। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन आता है? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन आएगा? जैसे आपका आईएमएफ, इंटरनेशनल मनी फंड, या हम क्या बोल सकते हैं एक और, वर्ल्ड बैंक। ये दोनों हमारे कहां कवर हो जाते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो आरबीआई के पास जो डिपॉजिट करने वाली कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है। सबसे पहले पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तीसरा फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट। इनने आरबीआई के पास जो भी डिमांड डिपॉजिट किया जमा किया है वो सारा कहाँ कवर हो जाता है? आपका अदर डिपॉजिट में कवर हो जाता है। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ आपको फुल फॉर्म लिख देता हूँ। सबसे पहले पीएफआई, पीएफआई बोले तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरा आईएफआई,
IFI बोले तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वो लास्ट है हमारा IMF बोले तो इंटरनेशनल मनी फंड। ये मैंने सबके फुल फॉर्म लिख दिए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये कोई भी फुल फॉर्म आपको एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है। एग्जाम में केवल आपको PFI, IDBI, नाबार्ड, IFI, IMF इस तरह के शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हो। ये फुल फॉर्म लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। बस एक ही पॉइंट है जो मुझे यहाँ डिस्कस करना है, जो मैं जानबूझ के लास्ट में छोड़ के बैठा हूँ। उस पॉइंट को हम लिख रहे हैं ये मनी सप्लाई के नीचे नोट डाल के। एग्जाम में भी आपको इसको नोट डाल के लिखना है कि मनी सप्लाई is a stock concept, कि जो मनी सप्लाई है वो मनी सप्लाई क्या है आपका एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बस इसी पॉइंट को मुझे डिस्कस करना है, उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो बेटा, पूरी इकोनॉमिक्स में जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे उसमें दो कॉन्सेप्ट आएंगे, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट और दूसरा फ्लो कॉन्सेप्ट। अब ये दोनों क्या होते हैं मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे समझना। स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब मैं यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले एक आएगा आपको स्टॉक कॉन्सेप्ट और दूसरा आपको आएगा फ्लो कॉन्सेप्ट। हालांकि अपन बाद में समझेंगे, इसमें तो बस इतना ही लिखना बहुत है, पर फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आप कोई भी चीज डिस्कस करते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आप कोई भी चीज डिस्कस करते हो या स्टडी करते हो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब ये आपको बताता है पॉइंट ऑफ टाइम और ये आपको बताता है पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो मैं अपनी इनकम या मैं अपने पैसे गिन रहा हूं 31 मार्च 2020 को, इस पर्टिकुलर डे पे मैं अपने पैसे गिन रहा हूं या मैं अपनी मनी सप्लाई या देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, किस दिन देख रहे हैं 31 मार्च 2020 को। तो इससे हम क्या बोलेंगे, हमने जो मनी सप्लाई का कैलकुलेशन सर्कुलेशन देखा वो कब देखा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा, जो कि 31 मार्च 2020 हमारे एग्जांपल में। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, स्टॉक कॉन्सेप्ट। बट एग्जांपल के लिए अगर मैं अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं और इनकम कैलकुलेट में कर रहा हूं मान लो फॉर द ईयर 2019 to 20, यानी 1 अप्रैल 2019 को मैंने अपनी इनकम कैलकुलेट करना चालू करी, और कब तक करी मैंने 31 मार्च 2020 तक मैंने अगर अपनी इनकम कैलकुलेट करी, तो मैंने पूरा एक ईयर लेके चला हूं, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा पीरियड ऑफ टाइम। तभी तो जब आप हमने P&L अकाउंट बनाए थे 11th में, तो उसमें आप देखते थे ना कि 11th में जब आप P&L अकाउंट बनाते थे तो P&L अकाउंट के नीचे क्या लिखते थे,
P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019-20। क्यों लिखते थे फॉर द ईयर? फॉर द ईयर मतलब आप ये बताते थे कि भैया ये मेरे सेल, ये मेरे खर्चे, ये मेरी इनकम, प्रॉफिट पूरे साल के लिए है, ना कि केवल 31 मार्च के दिन की। तो अगर वो पर्टिकुलर 31 मार्च के दिन की होती तो वो किस में कवर होती आपकी? पॉइंट ऑफ टाइम में। जैसे आपकी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के नीचे आप क्या लिखते थे? आप लिखते थे ना बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020-19, जो भी लिखते थे एज ए 31 मार्च। क्यों लिखते थे? क्योंकि वो आपकी जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी है वो बताती थी, ना कि पूरे साल कितनी है वो बताती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज की क्लास में टाइप्स ऑफ मनी देखा, मनी सप्लाई देखा और उस मनी को मेजर कैसे करते हैं ये देखा। अच्छा, ये जो M1 कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को नैरो कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। मतलब ये मनी सप्लाई की एक नैरो कॉन्सेप्ट है। क्यों सर इसको नैरो क्यों बोलते हैं? ये तो हमारे माइंड की तरह हो गई नैरो। बेटा इसको नैरो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो मनी सप्लाई के मेजरमेंट है वो टोटल 4 मेजरमेंट होते हैं, M1, M2, M3, M4। और आपके सीबीएसई सिलेबस ने फिलहाल में केवल क्या कवर किया है? M1 कवर किया है, जिसमें केवल इतनी मनी ही कवर करी है। इसका मतलब M2, M3, M4 अगर ये होते तो ये और ज्यादा मनी को कवर कर लेते। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ये डिमांड डिपॉजिट, जो मेरा बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट है वो तो M1 ने कवर कर दिया, लेकिन अगर मेरी एफडी है तो वो तो M1 ने कवर नहीं किया। अगर मान लो मैंने पोस्ट ऑफिस में कोई अकाउंट्स खुलवाए हैं, कोई पोस्ट ऑफिस में मेरी एफडी जमा है, तो वो भी तो यहाँ कवर नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला? M1 को नैरो कॉन्सेप्ट बोला। ठीक है बेटा, चलिए तो इसी के साथ हमारा मनी चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।